दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 8, बेबीलोन शहर के ऊँटों का व्यापारी, भाग नंबर 2। मैंने उसके निर्दयी आरोपों के बारे में काफ़ी सोचा। मैंने अपनी रक्षा में कई बातें सोची जिनसे मैं सीरा के सामने यह साबित करूं कि मैं दिल से गुलाम नहीं था। बहरहाल मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिल पाया। 3 दिन बाद सीरा की दासी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। सीरा ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पति के रेवड़ के 2 सबसे अच्छे ऊँटों को तैयार करो। उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मशकें और खाने का सामान बांध लो। मेरी दासी तुम्हें रसोई से भोजन दे देगी। मैंने ऊँटों को तैयार किया। मैं इस बात पर हैरान था कि दासी ने खाने का इतना ज़्यादा सामान क्यों बांधा था, क्योंकि सीरा की माँ जहाँ रहती थी वहाँ पहुँचने में 1 दिन से भी कम समय लगता था। दासी सबसे पीछे वाले ऊँट पर सवार थी और मैं अपनी मालकिन के ऊँट को रास्ता दिखा रहा था। उनकी माँ के घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो चुका था। सीरा ने दासी को अंदर भेजने के बाद मुझसे कहा, देबेजिर, तुम में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? मैंने जोर देकर कहा, स्वतंत्र नागरिक की। अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अवसर आ गया है। इस वक्त तुम्हारे मालिक शराब के नशे में धुत हैं और उनके सिपहसालार भी मदहोश हैं। इन ऊँटों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जिससे तुम्हें भेष बदलने में मदद मिलेगी। मैं कहूँगी कि जब मैं अपनी बीमार माँ के पास थी तब तुम ऊँट चुराकर भाग गए। मैंने उससे कहा, आप में महारानी की आत्मा है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप भी मेरे साथ चलें ताकि मैं आपको खुशी प्रदान कर सकूं। उसने जवाब दिया, खुशी उस भागने वाली पत्नी को नहीं मिलती जो पूरे देश में अनजान लोगों के बीच इसकी तलाश करती है। अब तुम अपने रास्ते जाओ। रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर है और रास्ते में तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। भागने के लिए मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में दूर चल दिया। मुझे उस अजीब स्थान का कोई ज्ञान नहीं था और सिर्फ एक हल्का सा आभास था कि बेबीलोन किस दिशा में है। बहरहाल मैं बहादुरी से पहाड़ियों की दिशा में रेगिस्तान के पार चल दिया। मैं एक ऊँट पर सवार हुआ और दूसरे को अपने पीछे पीछे चलने का इशारा किया। मैंने पूरी रात यात्रा की और अगले पूरे दिन भी। मैं जानता था कि मालिक का सामान चुराकर भागने वाले गुलामों को बहुत सख्त सज़ा दी जाती है। उस शाम को मैं एक उजाड़ सी जगह पर पहुंचा। रेगिस्तान की तरह ही यहाँ भी कोई नहीं रहता था। नुकीली चट्टानों ने मेरे वफादार ऊँटों के पैर जख्मी कर दिए थे। वे बहुत धीमे धीमे और कराहते हुए चल रहे थे। मुझे रास्ते में इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिला। मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इस उजाड़ जगह पर कोई क्यों नहीं रहता है। उसके बाद की यात्रा इतनी भीषण थी कि बहुत कम लोग उसे करने के बाद जिंदा बचे होंगे। एक दिन हम धीरे धीरे चलते रहे। हमारे पास जितना भोजन और पानी था वह सब खत्म हो गया। सूरज की गर्मी निर्ममता से इसे झुलसा रही थी। 9वें दिन शाम को मैं अपने ऊँट से फिसल कर गिर पड़ा। मैं जानता था कि मैं इतना कमज़ोर था कि दोबारा ऊँट पर नहीं चढ़ पाऊँगा और इसी उजाड़ जगह पर मर जाऊँगा। मैं ज़मीन पर ही पसर गया और सो गया। मेरी आँख जो लगी तो सूरज की पहली किरण निकलने पर ही खुली। मैंने उठकर अपने चारों तरफ देखा। सुबह की हवा में ठंडक थी। पास में ही मेरे ऊँट लेटे थे जो बहुत उदास दिख रहे थे। मेरे आसपास बर्बादी का आलम था। जहाँ चट्टानें, रेत और कांटेदार
चीज़ें थीं। वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। इसके अलावा वहाँ पर इंसान या ऊँट के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या यह हो सकता है कि इस वीराने में ही मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा? इस समय मेरा दिमाग जितनी स्पष्टता से सोच सकता था, उतनी स्पष्टता से इसने पहले कभी नहीं सोचा था। आज मेरा शरीर बहुत कम महत्वपूर्ण लग रहा था। मेरे होंठ सूखे थे और उनसे खून निकल रहा था। मेरी जीभ सूखी और सूजी हुई थी। मेरा पेट खाली था, परंतु पिछले दिनों इन सबसे मुझे जितना भीषण दर्द हो रहा था, अब वह गायब हो चुका था। मैंने एक बार फिर खुद से यह सवाल पूछा, मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? फिर स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझ में गुलाम की आत्मा होती तो मैंने हार मान ली होती, रेगिस्तान में ही पसर कर मर गया होता, जो एक भगोड़े गुलाम का उचित अंत होता। परंतु अगर मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो फिर निश्चित रूप से मैं बेबीलोन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अपने पर भरोसा करने वाले लोगों का कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। अपनी प्रेमपूर्ण पत्नी को खुशी दूंगा और अपने माता पिता को शांति तथा संतुष्टि प्रदान करूंगा। सीरा ने कहा था, तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है, उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। हाँ, यह सही था। मर्द की तरह उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। मायके क्यों भेज दिया? फिर एक अजीब चीज़ हुई, पूरी दुनिया अलग नज़र आने लगी। ऐसा लगा था जैसे पहले मैं दुनिया को किसी रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था, जो अब अचानक हट गया था। आखिरकार मुझे सच्चे जीवन मूल्य नज़र आने लगे थे। मैं और रेगिस्तान में मर जाऊं? कभी नहीं। अब मेरे मन में एक नया सपना जाग चुका था। अब मैं जानता था कि मुझे कौन से काम करने थे। सबसे पहले तो मैं बेबीलोन जाऊंगा और कर्ज देने वाले लोगों से मिलूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि बरसों तक भटकने और दुर्भाग्य का शिकार होने के बाद मैं उनका कर्ज उतारने के लिए आ गया हूं। जल्दी देवता इजाज़त देंगे, मैं उनका कर्ज उतार दूंगा। फिर मुझे पत्नी को खुशी देना चाहिए और एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे, परंतु जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था वे मेरे मित्र थे। आखिर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। भूख से क्या फ़र्क पड़ता था? प्यास से क्या फ़र्क पड़ता था? ये तो बेबीलोन की राह पर होने वाली घटनाएं भर थी। मेरे भीतर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मारने लगी, जो अपने शत्रुओं को जीतने और अपने मित्रों को पुरस्कार देने के लिए जल्दी से बेबीलोन पहुंचना चाहती थी। मैं महान संकल्प से रोमांचित हो गया। मेरी भर्राई आवाज़ में अब एक नई खनक आ गई थी, जिसे सुनकर मेरे ऊँटों की थकी आंखों में भी चमक आ गई। बहुत कोशिशों के बाद वे उठकर खड़े हुए। कराहते हुए लगन के साथ वे उत्तर दिशा में बढ़ते गए। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ यह कह रही थी कि इस दिशा में हमें बेबीलोन मिल जाएगा। जल्द ही हम उपजाऊ इलाके में पहुंच गए। यहाँ हमें पानी, घास और फल मिले। हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया। तब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा जिंदगी को ऐसी समस्याओं की श्रृंखला के रूप में देखती है जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए, और फिर वह उन्हें सुलझा देता है। जबकि गुलाम की आत्मा रोती है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गुलाम हूँ। तरकाद, तुम अपने बारे में कुछ कहो। क्या तुम्हारे पेट की भूख ने तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है? क्या तुम उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दोबारा आत्मसम्मान दिला सके? क्या तुम दुनिया को इसके सच्चे रंग में देख सकते हो? क्या तुम में अपने कर्ज चुकाने की इच्छा है, चाहे वे कितने ही ज़्यादा क्यों न हों?
क्या तुम दोबारा बेबीलोन के सम्मानित नागरिक बनना चाहते हो? तरकाद की आंखों में नमी आ गई। वह अपने घुटनों पर उत्साह से उठा। आपने मुझे जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया है। मुझे यह लगने लगा है कि मेरे भीतर स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मार रही है। परंतु देबेजिर, यह तो बताओ कि वापस लौटने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ? एक दिलचस्पी लेने वाले श्रोता ने पूछा। देबेजिर ने उत्तर दिया, जहाँ संकल्प होता है वहाँ राह निकल आती है। मुझ में संकल्प था, इसलिए मैं राह खोजने निकल पड़ा। सबसे पहले तो मैं हर कर्ज देने वाले से मिला। मैंने यही आग्रह किया कि वे तब तक और धैर्य रखें जब तक कि मैं उनका कर्ज उतारने लायक कमा न लूँ। उनमें से ज़्यादातर मुझे देखकर खुश हुए। हालांकि कुछ ने मुझे खरी खोटी सुनाई, परंतु बाकियों ने मेरी मदद करने का वचन दिया। उनमें से एक ने तो मेरी वह मदद की जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। वह मैथन नामक साहूकार था। जब उसे यह पता चला कि मैं सीरिया में ऊँटों की देखभाल करता था, तो उसने मुझे ऊँटों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेज दिया। नेवाटूर को हमारे सम्राट के एक महान अभियान के लिए अच्छे ऊँटों के बहुत से रेवड़ खरीदने का ठेका दिया था। उसके यहाँ मैंने अपने ऊँटों के ज्ञान का बहुत अच्छा सहयोग किया। धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर चढ़े तांबे और चांदी के एक एक सिक्के का कर्ज उतार दिया। अब मैं एक बार फिर अपना सिर उठाकर जी सकता था और यह अनुभव कर सकता था कि मैं भी एक सम्मानित इंसान हूँ। एक बार फिर देबेजिर अपने भोजन की ओर मुड़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा ताकि उसकी आवाज़ रसोई तक सुनाई दे, कास्कोर, तुम बहुत ढीले हो, खाना ठंडा हो गया है। मेरे लिए गर्मा गर्म मांस लेकर आओ। मेरे मित्र के बेटे तरकाद के लिए भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना, क्योंकि वह भूखा है और मेरे साथ खाना खाएगा। इस तरह प्राचीन बेबीलोन के ऊँटों के व्यापारी देबेजिर की कहानी खत्म हुई। उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उस समय सुनाई दी जब उसे एक महान सच्चाई का एहसास हुआ। सच्चाई का जिसे उसने पहले के कभी समझदार लोग जानते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इसने हर युग के लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाला है और सफलता की राह दिखाई है। जो बुद्धिमान लोग इसकी जादुई शक्ति को समझते हैं, उन्हें यह भविष्य में भी सफलता दिलाती रहेगी। इसका प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। जहाँ संकल्प होता है वहाँ राह निकल आती है। दोस्तों, बेबीलोन शहर के ऊँटों का व्यापारी, यह लेसन बड़ा रोचक था जो कि आज पूरा हुआ। अब आगे के वीडियो में 9वां लेसन बेबीलोन के मृदा पत्र पेश करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।